महल की ऊंची दीवारों के भीतर रात हमेशा अलग तरह से उतरती थी, जैसे पत्थरों ने दिन की हलचल को अपने भीतर समेट लिया हो और अंधेरा धीरे धीरे उन्हें ठंडा कर रहा हो। राजा विक्रम उस समय अकेले आंगन में खड़ा था, जहाँ दिन में दरबारी और सेवक भरे रहते थे, लेकिन अब वहाँ केवल स्थिरता थी। दीपक की लौ बिना हिलन जल रही हैं और उसके पास से उठती हल्की गर्मी भी वातावरण को नहीं तोड़ पा रही हैं। विक्रम की दृष्टि सामने फैले आकाश पर टिकी थी, जिसमें तारे स्थिर लगते थे, जैसे वे भी किसी पुराने रहस्य को याद कर रहे हों। उसके भीतर एक बेचैनी थी, लेकिन वह बेचैनी किसी भय से नहीं उपजी थी। वह किसी अधूरे वाक्य की तरह थी, जो मन में बार बार उभरता है और पूरा होने की प्रतीक्षा करता है। यह बेचैनी उसे वर्षों से जानती थी, कभी महल के गलियारों में, कभी युद्ध से लौटते समय और कभी ऐसे ही शांत क्षणों में जब सब कुछ स्थिर दिखता है। उसी बेचैनी के साथ वह धीरे धीरे महल से बाहर की ओर बढ़ा, जहाँ रास्ते पतले होते जाते थे और रोशनी पीछे छूटने लगती थी। महल के बाहर निकलते ही वातावरण बदल जाता था। पत्थरों की जगह मिट्टी थी और कदम रखते ही हल्की सी ठंडक पैरों में उतर आती थी। दूर गांव के घर सिमटे हुए थे, मानो वे भी रात के साथ विश्राम कर रहे हों। उनके पीछे फैला जंगल एक गहरे विस्तार की तरह था, जहाँ पेड़ एक दूसरे के इतने पास थे कि उनकी छायाएं मिलकर एक ही रूप बन जाती थी। हवा वहाँ रुक रुक कर चलती थी और पत्तों को छूते हुए ऐसे स्वर पैदा करती थी, जैसे कोई बहुत धीमी बातचीत चल रही हो। विक्रम उस रास्ते पर पहले भी आया था, लेकिन आज उसका चलना अलग था। हर कदम के साथ मन में एक स्मृति उभरती, फिर शांत हो जाती। बचपन में सुनी गई कथाएं, बुजुर्गों के अधूरे वाक्य और वे चेतावनियां जो कभी स्पष्ट नहीं थीं, सब एक साथ भीतर से उठते और फिर ठहर जाते। जंगल के बीच एक पुराना स्थान था, जिसे कोई नाम नहीं दिया गया था, लेकिन जिसे हर कोई पहचानता था। कहा जाता था कि वहां जाकर लौटने वाला व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता है, केवल महसूस किया जा सकता था। विक्रम को यह सब याद था और फिर भी उसके कदम बिना किसी हिचक के उसी दिशा में बढ़ते रहे। जैसे जैसे वह स्थान पास आता गया, वातावरण और भी शांत होता गया। पक्षियों की हल्की आवाज़ें दूर हो गई और हवा भी जैसे अपनी गति भूल गई हो। वहाँ एक विशाल पेड़ था, जिसकी शाखाएं फैलकर आकाश को ढक लेती थीं और जिसकी जड़ें मिट्टी में इतनी गहराई तक थीं कि उनका अनुमान लगाना कठिन था। उसी पेड़ के पास खड़े होकर विक्रम रुका। यहाँ कोई हलचल नहीं थी, लेकिन इस स्थिरता में भी कुछ ऐसा था जो ध्यान खींचता था। मन की बेचैनी यहाँ आकर बदलने लगी। वह और अधिक स्पष्ट हो गई, जैसे किसी प्रश्न का उत्तर पास ही हो। विक्रम ने अपने भीतर झांका और पाया कि वर्षों से जो शांति वह खोजता रहा था, वह इसी तरह की थी, बिना शोर, बिना दबाव, केवल अस्तित्व का एहसास। पेड़ की छाया में खड़े होकर उसने अपने जीवन की कई परतों को एक साथ देखा। युद्धों की स्मृतियाँ, निर्णयों का भार और उन क्षणों का सन्नाटा जब उसे स्वयं पर भरोसा करना पड़ा था। यह सब कुछ एक ही प्रवाह में बहता हुआ उसके भीतर स्थिर हो गया। उस रात का पहला सन्नाटा केवल बाहर नहीं था, वह उसके मन में भी उतर चुका था और उसी सन्नाटे में कहानी आगे बढ़ने के लिए तैयार थी, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी तीखे मोड़ के, केवल अपने स्वाभाविक क्रम में। जंगल के भीतर जाते ही रास्ता अपने आप संकरा हो गया था, जैसे धरती चाहती हो कि आगे बढ़ने वाला हर कदम सोचकर रखा जाए। विक्रम उसी पगडंडी पर चलता रहा, जहाँ मिट्टी पर पुराने निशान बने थे, कुछ इतने धुंधले कि पहचानना कठिन था कि वे किसी मनुष्य के हैं या समय ने खुद उन्हें उकेरा है। पेड़ दोनों ओर खड़े थे, बहुत पास। उनकी शाखाएं ऊपर मिलकर एक छत बना रही थीं और उस छत के नीचे हवा धीमी गति से घूमती थी। वह हवा किसी जल्दबाजी में नहीं थी, वह बस पत्तों को छूती, उन्हें हल्का सा हिलाती और आगे बढ़ जाती। पत्तों की आपसी रगड़ से जो स्वर निकलता था, वह स्पष्ट शब्दों में कुछ नहीं कहता था, लेकिन फिर भी उसमें अर्थ था, जैसे किसी पुरानी स्मृति की गूंज। विक्रम के कदम ना तो भारी थे और ना ही तेज, वे ऐसे थे जैसे शरीर और मन एक ही लय में चल रहे हों। उसके भीतर
कोई स्पष्ट विचार नहीं था, बस कई अधूरे भाव एक साथ बह रहे थे और वही भाव उसे आगे ले जा रहा था। पेड़ों की छाया जैसे जैसे गहरी होती गई, वैसे वैसे बाहरी संसार की पहचान पीछे छूटती चली गई। गांव की सीमाएं कब पार हो गईं, इसका एहसास भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ हर दिशा एक जैसी लगती थी और हर मोड़ पर वही स्थिरता थी। कभी कभी किसी शाखा से ओस की बूंद गिरती और मिट्टी में समा जाती बिना किसी आवाज के, और वह क्षण विक्रम के भीतर एक अजीब शांति छोड़ जाता। उसे याद आया कि बचपन में इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि यह सवालों को अपने भीतर रख लेता है और जवाब सिर्फ उन्हें देता है जो बिना उतावलेपन के यहाँ से गुजरते हैं। उन बातों का अर्थ तब समझ में नहीं आया था, लेकिन अब हर कदम के साथ वे शब्द अपने आप साफ होते जा रहे थे। पेड़ों की जड़ें रास्ते को काटती हुई निकलती थीं और उन्हें पार करते समय कदम अपने आप थोड़ा रुक जाते थे, मानो शरीर भी ध्यान देने लगा हो। इस धीमेपन में कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि एक स्वाभाविक क्रम था, जैसे नदी का बहाव जब चौड़ा हो जाता है तो उसकी गति शांत हो जाती है। फिर स्थिर हो गया और जंगल ने उस हल्की हलचल को भी अपने भीतर समेट लिया। विक्रम को बताया गया था कि इस जंगल में कोई रहस्य है, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा था कि वह रहस्य कहाँ छिपा है। कुछ लोग पेड़ों की ओर इशारा करते थे, कुछ जमीन की ओर, और कुछ बस चुप हो जाते थे। उस चुप्पी में भी बहुत कुछ कहा जाता था, लेकिन शब्दों के बिना। चलते चलते विक्रम के मन में यह विचार भी आया कि शायद रहस्य कोई अलग वस्तु नहीं, बल्कि यही यात्रा है, यही धीमी गति, यही बिना स्पष्ट दिशा के आगे बढ़ना। छायाएं लंबी होती जा रही थीं और उन छायाओं में आकृतियां बनती बिगड़ती रहती थी, जैसे हर पेड़ अपनी अलग पहचान दिखाना चाहता हो। कभी कोई छाया किसी पुराने योद्धा की तरह लगती, कभी किसी साधु की, और कभी बस एक साधारण आकार की जिसमें कुछ भी खास नहीं था। यह सब बिना किसी भय के घटित हो रहा था, जैसे जंगल जानता हो कि डर यहाँ की भाषा नहीं है। विक्रम की सांसें स्वतः ही लय में चल रही थीं और मन का बोझ हल्का सा लगता जा रहा था, जैसे हर कदम के साथ कुछ छोड़ता जा रहा हो। समय का अनुमान यहाँ अर्थहीन था, क्योंकि इस मार्ग पर ना कोई जल्दी थी, ना कोई लक्ष्य की घोषणा। बस आगे बढ़ते रहना ही पर्याप्त था। पगडंडी कभी सीधी हो जाती, कभी हल्का सा मोड़ ले लेती, और हर मोड़ पर वही स्थिरता बनी रहती। यह सफ़र किसी परीक्षा की तरह नहीं था, बल्कि एक स्वीकार की तरह था, जिसमें जंगल और यात्री दोनों एक दूसरे को बिना शर्त मान रहे थे। इसी शांत भाव में विक्रम आगे बढ़ता रहा और जंगल की धीमी सांसें उसके चारों ओर फैलती चली गईं, बिना किसी स्पष्ट संकेत के, लेकिन पूरी तरह उपस्थित। पुराने पेड़ के पास पहुंचते ही जंगल की वह लय बदल गई जो अब तक रास्ते के साथ चल रही थी, जैसे किसी ने धीरे से संकेत दिया हो कि यहाँ ठहरना उचित है। वह पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था, ना ऊंचाई में बहुत अधिक, ना फैलाव में असामान्य, फिर भी उसकी उपस्थिति अपने आप में पूरी जगह को थामे हुई थी। उसकी छाल पर समय की परतें साफ दिखाई देती थी। दरारों में जमी धूल और काई यह बताती थी कि वह कई मौसमों को बिना किसी शिकायत के देख चुका है। उसकी शाखाएं ऊपर जाकर स्थिर हो जाती थीं, जैसे किसी अदृश्य भार को थामे हूँ, और उन्हीं शाखाओं के बीच एक आकृति लटकी हुई थी, बिल्कुल स्थिर होली। बिना किसी हरकत के वह दृश्य अचानक नहीं उभरा, बल्कि धीरे धीरे सामने आया, जैसे आंखें उसे देखने से पहले स्वीकार कर रही हों। विक्रम वहीं रुक गया। उसके कदम अपने आप थम गए, क्योंकि आगे बढ़ने या पीछे हटने की कोई स्पष्ट आवश्यकता नहीं थी। उस आकृति में कोई भय नहीं था, ना कोई आक्रोश, बस एक ठहराव था, जैसे वह उसी स्थान का हिस्सा बन चुकी हो। शव की आकृति स्पष्ट थी, लेकिन उसमें जीवन के जाने का कोई भारीपन नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी जो आम दृश्यों में नहीं मिलती। पेड़ के चारों ओर हवा भी रुक गई थी, पत्ते बिना हिले टिके थे, और पूरा जंगल जैसे उसी एक बिंदु पर ध्यान लगाए बैठा हो। विक्रम ने उस दृश्य को देखा और फिर अपने भीतर झांका, जहाँ कई प्रश्न एक साथ उठे, लेकिन कोई भी तेज नहीं था। यह आश्चर्य का क्षण था, डर का नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ भी अचानक नहीं घट रहा था।
सब कुछ पहले से तय क्रम में उपस्थित था। कहा जाता था कि इस पेड़ पर एक खामोशी टंगी रहती है और अब उस कथन का अर्थ स्पष्ट होने लगा था। वह खामोशी किसी अभाव की तरह नहीं थी, बल्कि किसी पूर्णता की तरह थी, जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। शब्द केवल एक रूप था। असली उपस्थिति उस शांति की थी जो उसके चारों ओर फैली हुई थी। विक्रम के मन में कई स्मृतियां उभरीं, वे युद्ध जिनमें उसने जीवन और मृत्यु को बहुत पास से देखा था, वे निर्णय जिनमें किसी के जाने का भार उसके कंधों पर रहा था। लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं था। यह न अपराध का बोध था, न जीत का गर्व, बस एक प्रश्न था जो बिना बोले सामने खड़ा था। उस प्रश्न का स्वर स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसका भार महसूस किया जा सकता था, जैसे किसी ने बिना पूछे भीतर कुछ रख दिया हो। पेड़ की जड़ों के पास जमीन थोड़ी धसी हुई थी, जैसे समय ने वहां अपने निशान छोड़े हों। और उसी जमीन पर खड़े होकर विक्रम को अपने भीतर एक हल्की कमजोरी का एहसास हुआ। वह कमजोरी भय से नहीं आई थी, बल्कि स्वीकार से आई थी। इस स्वीकार से कि हर रहस्य को समझना आवश्यक नहीं होता और हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। फिर भी मन का एक कोना यही पूछता रहा कि इस खामोशी का अर्थ क्या है और यह पेड़ किस कहानी को अपने भीतर समेटे हुए है। उस आकृति को देखते हुए विक्रम ने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, क्योंकि निष्कर्ष यहाँ अनुपयुक्त लग रहा था। यह स्थान किसी निर्णय की मांग नहीं कर रहा था, बल्कि केवल उपस्थिति की मांग कर रहा। पेड़ की शाखाएं ऊपर स्थिर थीं, जैसे आकाश से जुड़ी हों, और नीचे जड़ें गहराई में फैली थीं, जैसे धरती के केंद्र तक पहुंचना चाहती हूँ। बीच में लटकी वह आकृति इन दोनों के बीच का संतुलन बन गई थी, ना ऊपर की ओर खिंचती, ना नीचे गिरती। यही संतुलन इस स्थान का रहस्य था। विक्रम को लगा कि इस पेड़ के पास खड़े होकर समय अलग तरह से व्यवहार करता है। वह आगे नहीं बढ़ता है, वह आगे नहीं बढ़ता, बस फैल जाता है। इस फैलाव में मन के कोने कोने लगते हैं, और जो बातें दबे रहने की आदि थी वे बिना आवाज़ किए सामने आ जाती हैं। उस खामोशी में कोई आदेश नहीं था, कोई चेतावनी नहीं थी, बस एक स्थिर आमंत्रण था जिसे स्वीकार या अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं थी। विक्रम ने उस आकृति की ओर एक बार फिर देखा और फिर अपनी दृष्टि पेड़ की छाल पर टिका दी, जहां दरारों में छिपी रेखाएं किसी भूली हुई लिपि की तरह लग रही थीं। यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकती थी, केवल देखी जा सकती थी, और शायद यही पर्याप्त था। भीतर की हल्की कमजोरी अब फैलकर एक शांत स्वीकार में बदलने लगी थी, जैसे मन यह मान रहा हो कि हर रास्ते का अंत स्पष्ट नहीं होता और हर प्रश्न का उत्तर आवश्यक नहीं होता। इस पेड़ पर टंगी खामोशी अब केवल बाहरी दृश्य नहीं रही, वह विक्रम के भीतर भी उतर चुकी थी। बिना किसी शोर की, बिना किसी जल्दबाजी के, और उसी शांति में कहानी अपने अगले प्रवाह की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। विक्रम का हाथ उस आकृति तक पहुंचा तो स्पर्श बहुत हल्का था, जैसे किसी पुरानी चीज को छूते समय स्वाभाविक रूप से हो जाता है, और उसी क्षण वातावरण में एक सूक्ष्म परिवर्तन फैल गया। वह परिवर्तन अचानक नहीं था, न ही उसमें किसी प्रकार की तीव्रता थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे स्थिर जल में एक छोटा सा कंपन उतर गया हो। उसी कंपन के साथ एक स्वर उभरा, बहुत धीमा, लगभग फुसफुसाहट जैसा, लेकिन इतना स्पष्ट कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उस स्वर में न तो कोई भय था, न कोई धमकी, बस एक शांत जिज्ञासा थी, जैसे कोई बहुत पुरानी बात को फिर से टटोल रहा हो। शब्द धीरे धीरे निकल रहे थे, हर शब्द के बीच इतना अंतर था कि अर्थ स्वयं बनता चला जाता था। विक्रम ने हाथ पीछे नहीं खींचा, क्योंकि उस आवाज़ में ऐसा कुछ नहीं था जो पीछे हटने को मजबूर करे। वह आवाज़ किसी प्रश्न की तरह थी, लेकिन ऐसे प्रश्न की तरह नहीं जो उत्तर के लिए अधीर हो, बल्कि ऐसे प्रश्न की तरह जो बस सामने रख दिया गया हो। उसी स्वर के साथ पेड़ के चारों ओर की हवा में भी हल्का सा बदलाव आया, जैसे वह हवा अब केवल चल नहीं रही थी, बल्कि सुन भी रही थी। पत्ते बहुत धीमे से हिले और फिर स्थिर हो गए, मानो वे भी उस संवाद का हिस्सा बन गए हों। तभी स्पष्ट हुआ कि यह स्वर किसी साधारण उपस्थिति का नहीं था। वह बेताल था, लेकिन वैसा नहीं जैसा कथाओं में वर्णित किया जाता है। उसमें हंसी नहीं थी,
न व्यंग्य, ना ही किसी प्रकार की चंचलता। उसका बोलना किसी गहन विचार की तरह था जो स्वयं को शब्दों में ढाल रहा हो। हर वाक्य एक ठहराव के साथ आता और उस ठहराव में अर्थ और भी गहरा हो जाता। बेताल का स्वर पेड़ की शाखाओं के बीच गूंजता हुआ फिर उसी स्थान पर लौट आता जैसे जंगल स्वयं उस आवाज़ को थाम कर रख रहा हो। विक्रम ने पहली बार उस क्षण यह महसूस किया कि यह स्थान केवल एक दृश्य नहीं है, बल्कि एक सजीव अवस्था है जिसमें हर वस्तु सहभागी है। बेताल ने जो प्रश्न रखा वह किसी पहेली की तरह नहीं था, बल्कि एक विचार की तरह था जिसे मन में उतारना पड़ता है। प्रश्न में ना तो जीत का वादा था, ना हार का भय, बस एक आमंत्रण था सोचने का। विक्रम के भीतर वर्षों से संचित अनुभव धीरे धीरे उस प्रश्न के इर्द गिर्द घूमने लगे। उसने युद्ध देखे थे, निर्णय लिए थे, लोगों के विश्वास और अविश्वास दोनों को सहा था, लेकिन यह क्षण उनसे अलग था। यहाँ कोई बाहरी परिणाम नहीं था, कोई सभा नहीं थी जहाँ उत्तर की प्रशंसा या निंदा हो। यहाँ केवल विचार और उसका भार था। हर शब्द के साथ वातावरण और अधिक शांत होता गया, जैसे बाहरी संसार पीछे खिसक रहा हो। हवा की ठंडक अब केवल शरीर पर नहीं बल्कि मन पर भी उतरने लगी थी, लेकिन वह ठंडक कठोर नहीं थी बल्कि शीतल थी, जैसे लंबे समय बाद मिली शांति। बेताल के स्वर में कोई जल्दी नहीं थी, वह प्रश्न रखकर ठहर जाता और उसी ठहराव में जंगल अपनी स्थिरता और गहरी कर लेता। विक्रम को स्पष्ट होने लगा कि यह मार्ग अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। यहाँ पगडंडी का अर्थ बदल गया था। अब आगे बढ़ना केवल कदमों का विषय नहीं था, बल्कि भीतर के संतुलन का प्रश्न था। फिर भी पीछे लौटने का विचार मन में स्थिर नहीं हो पाया। पीछे लौटना किसी भय के कारण नहीं, बल्कि किसी अधूरेपन के कारण अनुचित लगता था। बेताल की उपस्थिति अब केवल आवाज़ तक सीमित नहीं रही, वह पूरे स्थान में फैल गई थी। जैसे पेड़, हवा और धरती सब उसी एक स्वर में बंध गए हों। हर प्रश्न के बाद एक गहरा मौन आता और उस मौन में कोई असहजता नहीं थी। वह मौन किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि स्वयं में पूर्ण था। विक्रम ने अनुभव किया कि इस मौन में ही विचार स्पष्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें ढकने वाला कोई शोर नहीं था। बेताल का स्वर फिर उठा, पहले से थोड़ा और गहरा, लेकिन उतना ही शांत। उसमें न आदेश था न आग्रह, बस एक निरंतरता थी, जैसे बातचीत पहले से चल रही हो और अब केवल उसका एक अंश सामने आ गया हो। उस क्षण विक्रम के भीतर यह स्पष्ट हो गया कि यह यात्रा किसी सरल रेखा की तरह नहीं चलेगी। यहाँ हर मोड़ विचार से बनता है और हर ठहराव का अपना महत्व है। फिर भी इस जटिलता में कोई तनाव नहीं था, क्योंकि गति बहुत धीमी थी। सब कुछ अपने समय पर घट रहा था, बिना किसी दबाव के। बेताल की पहली आवाज़ ने इस स्थान को बदल नहीं दिया, बल्कि उसे वैसा ही उजागर किया जैसा वह पहले से था। यह उजागर होना किसी पर्दे के उठने जैसा नहीं था, बल्कि किसी धुंध की अपने आप हट जाने जैसा था। विक्रम स्थिर खड़ा रहा, हाथ अब भी उसी आकृति के पास था और मन उस आवाज़ के साथ बह रहा था। यह स्पष्ट हो गया कि अब पीछे मुड़ना केवल रास्ता बदलना नहीं होगा, बल्कि इस मौन और प्रश्न से मुंह मोड़ना होगा। यही कारण था कि उसने वहीं ठहरना चुना, उसी शांति में, उसी धीमे प्रवाह में, जहाँ पहली आवाज़ ने बिना किसी भय के, बिना किसी जल्दबाजी के कहानी को एक नए गहरे मार्ग पर ले जाना शुरू कर दिया। बेताल का प्रश्न पूरा होते ही वह स्थान फिर से उसी स्थिरता में डूब गया जिसमें हर वस्तु अपनी अपनी जगह पर ठहरी हुई थी। जैसे शब्दों की हटते ही वातावरण ने उन्हें अपने भीतर समेट लिया हो। प्रश्न कठिन था, लेकिन उसमें किसी प्रकार की चुनौती नहीं थी, ना ही उसे रखने में कोई उतावलापन था। वह प्रश्न किसी भार की तरह सामने रखा गया था, ऐसा भार जिसे उठाने या छोड़ने का निर्णय तुरंत नहीं किया जा सकता। विक्रम उसी भार के साथ स्थिर खड़ा रहा। उसके भीतर विचारों की एक धीमी गति शुरू हुई, जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। स्मृतियाँ, अनुभव, पुराने निर्णय और उनसे जुड़े भाव एक एक कर उभरने लगे, लेकिन वे आपस में टकरा नहीं रहे थे। सब कुछ ऐसे बह रहा था जैसे कोई शांत नदी अपने भीतर
बहुत कुछ समेटे हुए भी सतह पर हलचल ना दिखाई है। बेताल का प्रश्न किसी एक घटना से जुड़ा नहीं था, बल्कि पूरे जीवन के फैलाव को छू रहा था। विक्रम ने अपने भीतर देखा कि उत्तर खोजने की आदत वर्षों में कितनी गहरी हो गई थी। हर सभा, हर युद्ध, हर निर्णय में उत्तर का महत्व रहा था, लेकिन यहाँ उत्तर से अधिक विचार का मूल्य था। प्रश्न के बाद फैला ठहराव किसी खालीपन की तरह नहीं था, बल्कि एक विस्तार की तरह था, जिसमें विचार फैलकर अपने असली रूप में सामने आते हैं। उस ठहराव में पेड़, धरती और हवा सब वैसे ही थे जैसे पहले थे, लेकिन अब उनकी उपस्थिति और स्पष्ट लग रही थी। बेताल चुप था और उस चुप्पी में कोई अपेक्षा नहीं थी। यह चुप्पी किसी परिणाम की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, बल्कि केवल यह दर्शा रही थी कि प्रश्न अब अपना काम कर चुका है। विक्रम के भीतर कभी यह भाव उठता कि उत्तर स्पष्ट है, और कभी वही उत्तर धुंधला पड़ जाता। यह उतार चढ़ाव किसी अस्थिरता का संकेत नहीं था, बल्कि उस प्रक्रिया का हिस्सा था जिसमें विचार धीरे धीरे परिपक्व होते हैं। वर्षों से जो बातें भीतर दबी हुई थीं, वे अब बिना किसी बाधा के ऊपर आने लगीं। गांव की स्मृति, वहाँ के लोग, उनके विश्वास और शंकाएं सब एक साथ सामने आए, लेकिन वे अब दूर लगने लगे थे। वह दूरी भौतिक नहीं थी, बल्कि मानसिक थी, जैसे उन सब का प्रभाव धीरे धीरे हल्का हो रहा हो। इस स्थान पर खड़े होकर बाहरी संसार की चिंताएं अपनी तीव्रता खो देती थीं। यहाँ न किसी की स्वीकृति आवश्यक थी, न अस्वीकृति का भय था, केवल प्रश्न और उसे थामे रहने की स्थिति थी। बेताल के प्रश्नों में यही विशेषता थी कि वे उत्तर से अधिक मन की परतें खोलते थे। हर प्रश्न के बाद जो ठहराव आता, वह किसी दबाव की तरह नहीं, बल्कि विश्राम की तरह था। उस विश्राम में विचार स्वयं अपनी गति तय करते थे। विक्रम ने अनुभव किया कि यहाँ सही या गलत की रेखा स्पष्ट नहीं है। यहाँ केवल यह देखा जा रहा है कि मन किस दिशा में झुकता है और वह झुकाव क्यों होता है। कभी कभी उसे लगता कि उत्तर मिल गया है, और उसी क्षण भीतर से एक और प्रश्न उठ खड़ा होता। यह क्रम थकाने वाला नहीं था, क्योंकि इसकी गति बहुत धीमी थी। समय यहाँ किसी माप की तरह नहीं था, बल्कि एक फैलाव की तरह था, जिसमें विचारों को पूरा स्थान मिल रहा था। बेताल की चुप्पी किसी अनुपस्थिति की तरह नहीं थी, बल्कि एक सतत उपस्थिति की तरह थी, जो हर विचार के साथ बनी रहती थी। प्रश्नों का बोझ भारी जरूर था, लेकिन वह बोझ दबाने वाला नहीं था। वह बोझ उसी तरह था जैसे किसी जिम्मेदारी का भार, जिसे उठाने से व्यक्ति झुकता नहीं, बल्कि सीधा होता है। विक्रम के भीतर यह स्पष्ट होने लगा कि यहाँ किसी को संतुष्ट करने का उद्देश्य नहीं है, ना इस स्थान को, ना उस स्वर को, न स्वयं को। उद्देश्य केवल यह है कि जो विचार उभर रहे हैं, उन्हें बिना टाले देखा जाए। इस देखने में कोई कठोरता नहीं थी, बल्कि एक सहज स्वीकार था। गांव और लोग अब स्मृति की तरह लगने लगी थे, जैसे किसी पुराने चित्र को दूर से देखा जा रहा हो। उनकी आवाज़ें, उनके प्रश्न, उनके विश्वास सब धीमे पड़ गए थे। यहाँ केवल एक ही सच बचा था, और वह था प्रश्न का अस्तित्व। उत्तर यदि आता है तो अपने समय पर आएगा, और यदि नहीं आता तो भी यह स्थिति अधूरी नहीं मानी जाएगी। यह समझ धीरे धीरे विक्रम के भीतर उतरने लगी। वर्षों से जिस स्पष्टता की खोज वह करता रहा था, वह शायद इसी स्वीकार में छिपी थी कि हर प्रश्न का उत्तर आवश्यक नहीं। बेताल के प्रश्न इसी सत्य की ओर संकेत करते थे, बिना उसे शब्दों में बांधे। उस ठहराव में मन का भार कुछ हल्का होने लगा, लेकिन पूरी तरह नहीं। यह हल्कापन किसी समाधान का परिणाम नहीं था, बल्कि उस ईमानदारी का परिणाम था जिसके साथ विचारों को देखा जा रहा था। और उसी मौन में उसकी उपस्थिति और भी गहरी हो गई थी। प्रश्नों का यह बोझ अब केवल विक्रम का नहीं रहा, वह उस स्थान का हिस्सा बन गया था। पेड़ की जड़ें, उसकी शाखाएं और बीच में टंगी आकृति सब उसी बोझ को थामे हुए थे। बिना किसी शिकायत के यह बोझ यहाँ अस्वाभाविक नहीं था, बल्कि इस स्थान की स्वाभाविक अवस्था था। विक्रम को लगा कि यदि वह यहाँ बहुत देर तक भी ठहरा रहे तो भी कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ हर चीज़ अपने स्थान पर सही थी। प्रश्न, ठहराव और विचारों की यह धीमी धारा
एक दूसरे में घुल चुकी थी। दुनिया अब किसी अलग इकाई की तरह नहीं दिख रही थी। उसका महत्व कम नहीं हुआ था, लेकिन उसका दबाव समाप्त हो गया था। यहाँ केवल वही सच था जो इस क्षण में मौजूद था। बेताल के प्रश्नों का बोझ इसी तरह धीरे धीरे भीतर समाता गया, बिना किसी शोर के, बिना किसी निर्णायक अपने आप पूर्ण होता चला गया। जैसे कोई लंबा विचार बिना निष्कर्ष के भी पूरा माना जा सकता है, बेताल की बातें धीरे धीरे विक्रम के भीतर जमने लगी थीं। जैसे कोई बीज बिना दिखाई दिए मिट्टी में जड़ पकड़ लेता है। वे बातें बाहर से साधारण लगती थी, लेकिन भीतर पहुंचते ही उनका रूप बदल जाता था। उस स्थान से लौटते समय विक्रम ने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि शब्दों में ढालने के लिए उसके पास कुछ स्पष्ट नहीं था। गांव के लोग उसे वैसे ही देखते रहे जैसे हमेशा देखते आए थे, राजा के रूप में, निर्णय लेने वाले व्यक्ति के रूप में। लेकिन भीतर जो बदल रहा था उसका कोई चिन्ह बाहर नहीं था। दरबार में बैठते हुए, प्रजा की बातें सुनते हुए बस सब कुछ समझ रहा था, फिर भी एक दूरी बनी रहती थी। यह दूरी किसी कटाव की तरह नहीं थी, बल्कि एक हल्के पर्दे की तरह थी, जो सब कुछ दिखाई देने देता है पर पूरी तरह छूने नहीं देता है। उसने अनुभव किया कि जो सच उस जंगल में सामने आया था वह किसी और को समझाया नहीं जा सकता। वह सच शब्दों से पहले का था और शब्दों के बाद भी अधूरा रहता। कई बार ऐसा हुआ कि किसी विश्वस्त व्यक्ति से कुछ कहने का विचार आया, लेकिन हर बार वही विचार शांत हो गया, क्योंकि भीतर यह स्पष्ट था कि सामने वाला केवल कथन सुनेगा। वह अवस्था नहीं जिसमें वह कथन जन्मा था। बेताल के प्रश्न अब केवल प्रश्न नहीं रहे थे, वे विक्रम की सोच की दिशा बन गए थे। जब कोई निर्णय सामने आता तो पहले की तरह सीधा उत्तर नहीं उभरता, बल्कि एक ठहराव आता जिसमें कई संभावनाएं बिना टकराए मौजूद रहती। यह स्थिति पहले अपरिचित थी, लेकिन अब उसमें एक सहजता आ गई थी। अकेलापन भी इसी सहजता का हिस्सा बन गया था। यह अकेलापन भीड़ से अलग होने का नहीं था, बल्कि उस अनुभव का था जो साझा नहीं किया जा सकता। विक्रम ने पाया कि इस अकेलेपन में कोई खालीपन नहीं है। यहाँ मन पर कोई भार नहीं पड़ता, बल्कि हल्कापन बना रहता है। यह अकेलापन किसी कमी की तरह नहीं लगता था, बल्कि एक शांत स्थान की तरह था, जहाँ विचार बिना बाधा के आ जा सकते हैं। बेताल की बातें भीतर बैठकर अपने आप खुलती जाती थीं, जैसे समय के साथ उनका अर्थ और स्पष्ट होता जा रहा हो। कभी कभी कोई पुरानी स्मृति अचानक उभर आती, किसी पुराने निर्णय की, किसी ऐसे क्षण की जहां उसने बिना सोचे कुछ स्वीकार कर लिया था। अब उन स्मृतियों को देखने का तरीका बदल गया था। उनमें पश्चाताप नहीं था, न गर्व, बस एक समझ थी कि हर अनुभव अपने समय पर आवश्यक था। गांव के लोग, उनकी अपेक्षाएं, उनके विश्वास सब अभी मौजूद थे, लेकिन उनका प्रभाव भीतर उतना गहरा नहीं उतरता था। विक्रम उनके बीच रहता हुआ भी अपने भीतर एक अलग संसार को संभाले हुए था। यह संसार शांत था, स्थिर था और किसी प्रमाण की मांग नहीं करता था। विश्वास भी इसी संसार का हिस्सा था। यह विश्वास किसी व्यक्ति या विचार पर टिका हुआ नहीं था, बल्कि उस प्रक्रिया पर था जिसके द्वारा विचार जन्म लेते हैं और अपने आप परिपक्व होते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति किसी बात पर शंका करता और पहले विक्रम उसे तुरंत दूर करने का प्रयास करता था, लेकिन अब वह शंका को वहीं रहने देता। उसे स्पष्ट हो गया था कि हर शंका का समाधान आवश्यक नहीं होता और हर विश्वास को तुरंत स्वीकार करना भी जरूरी नहीं। यह समझ उसे और अधिक शांत बनाती गई। अकेलापन अब भय का कारण नहीं रहा, बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था बन गया। इस अवस्था में रहकर वह स्वयं को अधिक स्पष्ट रूप में देख पाता था। बेताल की उपस्थिति भले ही प्रत्यक्ष न रही हो, लेकिन उसका प्रभाव हर विचार में बना रहा। वह प्रभाव किसी निर्देश की तरह नहीं था, बल्कि एक दिशा की तरह था जो बिना बताए मार्ग दिखा देता है। विक्रम को यह भी स्पष्ट होने लगा कि यह यात्रा केवल जंगल तक सीमित नहीं थी। वह यात्रा अब उसके जीवन के हर हिस्से में फैल चुकी थी। निर्णयों में, मौन में और
उन क्षणों में भी जब कुछ कहना संभव नहीं होता। यह सब एक साथ मिलकर उसके भीतर एक नया संतुलन बना रहे थे। यह संतुलन किसी उपलब्धि की तरह नहीं था, बल्कि एक स्वीकृति की तरह था। स्वीकृति इस बात की कि हर अनुभव साझा नहीं किया जा सकता और हर सच को समझाने की आवश्यकता नहीं। इसी स्वीकृति में विश्वास जन्म लेता है और इसी विश्वास में अकेलापन अपना अर्थ खो देता है। विक्रम के लिए अब अकेलापन और विश्वास एक दूसरे के विरोधी नहीं रहे, बल्कि एक ही अवस्था के दो रूप बन गए थे, जो बिना शोर किए उसके भीतर स्थिर हो चुके थे। हर उत्तर के साथ वही क्रम दोबारा सामने आता रहा, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी संकेत के कि इस बार कुछ अलग होगा। बेताल का स्वर प्रश्न रखता, फिर शांत हो जाता और उसके बाद वही पुराना दृश्य अपने आप लौट आता, जैसे समय ने एक गोल घेरा बना लिया हो। पेड़ की शाखाएं स्थिर रहती, जड़ें धरती में वैसे ही जमी रहती और बीज की आकृति उसी स्थान पर टिकी रहती, ना आगे झुकती ना पीछे हटती। विक्रम ने पहली बार जब यह क्रम दोहराया हुआ देखा तो उसे किसी थकान का अनुभव नहीं हुआ। यह दोहराव किसी बोझ की तरह नहीं था, बल्कि किसी गहरी लय की तरह था जो भीतर भीतर अपनी जगह बनाती जाती है। चलना, ठहरना, सोचना और फिर उसी बिंदु पर लौट आना, यह सब किसी नियम के तहत नहीं हो रहा था, बल्कि स्वाभाविक रूप से घट रहा था। जैसे नदी किसी मोड़ पर आकर थोड़ी देर ठहरती है और फिर उसी दिशा में बहती रहती है। हर बार जब बेताल उसी पेड़ पर लौटता तो वातावरण में कोई आश्चर्य नहीं होता था। यह लौटना अब अप्रत्याशित नहीं रहा, बल्कि यात्रा का हिस्सा बन गया था। विक्रम के भीतर भी यह क्रम धीरे धीरे स्वीकार हो गया था। उसने समझ लिया था कि यहाँ आगे बढ़ने का अर्थ सीधी रेखा में चलना नहीं है। यहाँ आगे बढ़ना उसी स्थान पर बार बार लौटने में छिपा है, क्योंकि हर लौटना पहले से थोड़ा अलग होता है। प्रश्न वही रहते थे, लेकिन उनके चारों ओर जमा अर्थ बदलता रहता था। पहली बार जो विचार अधूरे लगते थे, वे दूसरी बार थोड़ा और साफ हो जाते थे और तीसरी बार आते आते उनमें एक स्थिरता आ जाती थी। यह स्थिरता किसी निष्कर्ष की तरह नहीं थी, बल्कि किसी समझ की तरह थी, जो बिना घोषणा के भीतर बैठ जाती है। विक्रम ने पाया कि हर चक्र के साथ उसका ध्यान बाहर से भीतर की ओर खिसकता जा रहा है। पहले वह पेड़ को देखता था, फिर आकृति को, फिर बेताल के स्वर को, और अब धीरे धीरे वह उस स्थान को देखने लगा था जहाँ विचार जन्म लेते हैं। यह स्थान ना तो पूरी तरह शब्दों का था, ना पूरी तरह मौन का, बल्कि इन दोनों के बीच की एक अवस्था थी। उसी अवस्था में यह दोहराव अर्थपूर्ण लगता था। समय भी यहाँ वैसा नहीं रहा जैसा बाहर की दुनिया में होता है। यहाँ समय ना आगे बढ़ता दिखता था, ना पीछे लौटता, बल्कि फैलता हुआ प्रतीत होता था। फैलाव के इस अनुभव में कोई जल्दबाजी नहीं थी। हर क्षण को पूरा स्थान मिल रहा था, जैसे उसे कहीं और जाने की आवश्यकता ना हो। पेड़ के पास खड़े रहना अब केवल एक दृश्य नहीं था, बल्कि एक प्रक्रिया बन गया था, जिसमें हर लौटना पिछले अनुभव को मिटाता नहीं था, बल्कि उसमें कुछ जोड़ देता था। विक्रम को यह भी स्पष्ट होने लगा कि यह चक्र किसी परीक्षा की तरह नहीं है। यहाँ सही उत्तर देने पर आगे बढ़ने का वादा नहीं था और गलत उत्तर देने पर दंड का भय भी नहीं था। यहाँ उत्तर केवल एक माध्यम था और लौटना उसका स्वाभाविक परिणाम। बेताल का लौटना किसी असफलता का संकेत नहीं था, बल्कि इस बात का प्रमाण था कि यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। जब तक प्रश्न और विचार एक दूसरे के साथ सहज न हो जाए, हर बार लौटते समय पेड़ वही रहता था, लेकिन उसकी उपस्थिति का अनुभव बदलता रहता था। कभी वह अधिक भारी लगता था, कभी अधिक शांत और कभी बिल्कुल साधारण। यही परिवर्तन, यही संकेत देता था कि बदलाव बाहर नहीं, भीतर घट रहा है। विक्रम के भीतर जो अकेलापन पहले स्पष्ट दिखाई देता था, वह अब इस चक्र में घुलने लगा था। अब अकेलापन किसी अलग अवस्था की तरह नहीं रहा, बल्कि इस लय का हिस्सा बन गया। चलना और लौटना दोनों समान रूप से आवश्यक हो गए थे। कोई भी चरण दूसरे से कम महत्वपूर्ण नहीं था। बेताल का स्वर भी हर बार थोड़ा अलग लगता था, भले ही शब्द वही हों। कभी उसमें अधिक ठहराव होता, कभी अधिक गहराई, लेकिन
कभी उतावलापन नहीं होता। यह स्वर भी इस चक्र के साथ बदल रहा था, जैसे वह भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हो। विक्रम ने अनुभव किया कि जितनी बार वह लौटता है उतनी ही बार भीतर कुछ हल्का होता जाता है। यह हल्कापन किसी समाधान के मिलने से नहीं, बल्कि किसी अपेक्षा के छूटने से आता था। अब यह आवश्यक नहीं लगता था कि इस यात्रा का कोई स्पष्ट अंत हो। यात्रा स्वयं में पूर्ण लगने लगी थी। समय के इस फैलाव में बाहरी संसार की पहचान और भी धुंधली हो गई थी। वहाँ की बातें अब स्मृति की तरह थी, जिनका प्रभाव मौजूद था, लेकिन जो इस क्षण को नियंत्रित नहीं कर रही थी। यहाँ केवल यह क्रम था, और इस क्रम में एक अजीब सी कोमलता थी। यह कोमलता किसी भावुकता की तरह नहीं थी, बल्कि किसी लंबे अभ्यास के बाद मिली सहजता की तरह थी। पेड़ पर लौटना अब उतना ही स्वाभाविक हो गया था जितना आगे बढ़ना। विक्रम ने यह भी देखा कि हर लौटने के साथ उसके भीतर प्रश्नों का बोझ बदल रहा है। वह बोझ भारी नहीं हो रहा था, बल्कि व्यवस्थित हो रहा था, जैसे विचार अपनी जगह पा रहे हों। इस व्यवस्थित बोझ में कोई तनाव नहीं था। यह उसी तरह था जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारियों को पहचान लेता है और उनसे लड़ने के बजाय उन्हें समझने लगता है। बेताल का लौटना इस समझ को और गहरा करता गया। स्पष्ट होने लगा कि यहाँ कोई सीधी मंजिल नहीं है। यहाँ हर चक्र स्वयं में एक पड़ाव है। इस पड़ाव पर ठहरना, उसे देखना और फिर आगे बढ़ना ही यात्रा का स्वभाव है। पेड़, आकृति और स्वर अब किसी अलग अलग तत्व की तरह नहीं लगते थे। वे एक ही अवस्था के विभिन्न रूप बन गए थे। इसी अवस्था में समय का फैलाव और अधिक स्पष्ट हुआ। यह क्षण एक दूसरे में घुलते जा रहे थे और उनके बीच की सीमाएं ढीली पड़ गई थीं। इस ढीलापन में एक गहरी शांति थी। विक्रम के लिए अब यह लौटना किसी दोहराव की तरह नहीं था, बल्कि किसी गहराई में उतरने की तरह था। हर बार लौटते समय वह उसी स्थान पर खड़ा होता, लेकिन भीतर की भूमि बदल चुकी होती। यही परिवर्तन इस अध्याय का केंद्र बन गया था। चलना, रुकना, सोचना और फिर लौटना अब किसी प्रयास की तरह नहीं रहा, बल्कि जीवन की स्वाभाविक गति की तरह हो गया था। इस गति में कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई तेज मोड़ नहीं था, बस एक निरंतरता थी जो धीरे धीरे सब कुछ अपने भीतर समेट रही थी। इस निरंतरता में रात और भी मुलायम हो गई थी, और उसी मुलायमपन में यह चक्र बिना किसी घोषणा के आगे बढ़ता रहा, जैसे उसका अस्तित्व ही पर्याप्त हो। बेताल के प्रश्नों में धीरे धीरे एक परिवर्तन उतरने लगा। ऐसा परिवर्तन जो शब्दों में तुरंत पकड़ में नहीं आता, पर जिसकी छाया पूरे वातावरण पर फैल जाती है। पहले जिन प्रश्नों में तर्क का आधार था, जिनमें निर्णय और परिणाम की रेखाएं दिखाई देती थीं, वे अब भीतर की ओर मुड़ने लगे थे। अब वे किसी घटना या स्थिति के बारे में नहीं थे, बल्कि उस स्थान के बारे में थे जहाँ से निर्णय जन्म लेते हैं। विक्रम को यह अंतर तुरंत समझ में नहीं आया, लेकिन हर नए प्रश्न के साथ यह स्पष्ट होता गया कि अब बात किसी सही उत्तर की नहीं रही। प्रश्नों का स्वर वही शांत था, वही ठहराव उनमें मौजूद था, लेकिन उनका स्पर्श अलग हो चुका था। वे सीधे मन की सतह पर नहीं रुकते थे, बल्कि उससे नीचे उतर जाते थे, वहाँ जहाँ स्मृतियाँ बिना क्रम के बसी रहती हैं। बेताल की आवाज़ अब किसी पहेली की तरह नहीं लगती थी, जिसमें उलझन हो और समाधान की प्रतीक्षा हो। वह आवाज़ अब आईने की तरह हो गई थी, जिसमें दिखने वाला दृश्य डराता नहीं था, बल्कि स्वीकार की ओर ले जाता था। उस आईने में विक्रम को अपने भीतर की कई परतें दिखाई देने लगी। वे परतें जिन्हें उसने समय के साथ ढक दिया था, या जिन्हें देखने की आवश्यकता कभी महसूस नहीं हुई थी। स्मृतियाँ बिना किसी आग्रह के उभरने लगी, बचपन की, युवावस्था की और उन क्षणों की जब उसने स्वयं से बिना पूछे कोई दिशा चुन ली थी। इन स्मृतियों में न पछतावे की तीव्रता थी, न गर्व का भार, बस एक शांत उपस्थिति थी, जैसे वे केवल देखे जाने की प्रतीक्षा में थी। बेताल का प्रत्येक प्रश्न उन स्मृतियों को किसी निष्कर्ष की ओर नहीं धकेलता था, बल्कि उन्हें वैसे ही रहने देता था जैसे वे हैं। इस प्रक्रिया में विक्रम ने पाया कि भीतर झांकना किसी संघर्ष की तरह नहीं है। यह किसी गहरे जल में उतरने जैसा नहीं था,
जहाँ सांस रुकने का भय हो। यह तो किसी स्थिर सरोवर की तरह था, जिसकी सतह शांत है और जिसके भीतर सब कुछ साफ दिखाई देता है, बशर्ते देखने का धैर्य हो। जैसे जैसे प्रश्न बदलते गए वैसे वैसे समय का अनुभव भी बदलता गया। अब पहले की तरह लौटने और दोहराव का भाव उतना प्रमुख नहीं रहा। अब एक गहराई थी जिसमें लौटना और आगे बढ़ना एक ही गति के दो रूप बन गए थे। बेताल की आवाज़ अब मार्गदर्शक की तरह नहीं थी, बल्कि प्रतिबिंब की तरह थी। वह जो भी कहता वह बाहर से अधिक भीतर से आता हुआ प्रतीत होता था। विक्रम को यह भी अनुभव होने लगा कि यह आवाज़ किसी अलग सत्ता की तरह नहीं है। वह आवाज़ उसी मौन से निकल रही थी जिसमें पेड़, धरती और आकृति सब स्थित थे। इस एकरूपता में कोई भेद नहीं था। हर तत्व उसी गहराई का हिस्सा बन चुका था। प्रश्न अब किसी सीमा को छूने के लिए नहीं थे, बल्कि किसी केंद्र को पहचानने के लिए थे। केंद्र वह स्थान था जहाँ विचार जन्म लेते हैं, भावाकार लेते हैं और निर्णय बिना शब्दों के तय हो जाते हैं। इस केंद्र तक पहुँचना किसी प्रयास से नहीं हो रहा था, यह केवल ठहरने से संभव हो रहा था। बेताल का स्वर इस ठहराव को बाधित नहीं करता था, बल्कि उसे और गहरा करता था। हर प्रश्न के बाद जो मौन फैलता वह पहले से अधिक विस्तृत होता। उस मौन में कोई खालीपन नहीं था, उसमें स्मृतियाँ, भाव और स्वीकार सब एक साथ मौजूद रहते। विक्रम ने अनुभव किया कि यहाँ किसी सत्य को उजागर करने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ सत्य स्वयं को प्रकट करता है। बिना किसी घोषणा के यह प्रकट होना किसी प्रकाश के अचानक फैलने जैसा नहीं था, बल्कि किसी धुंध के धीरे धीरे पतले होने जैसा था। बेताल की आवाज़ इस धुंध को हटाने का प्रयास नहीं कर रही थी, बल्कि केवल यह सुनिश्चित कर रही थी कि धैर्य बना रहे। इस धैर्य में रहस्य और गहराता गया। यह रहस्य किसी छिपी हुई वस्तु का नहीं था, बल्कि उस गहराई का था जिसमें सब कुछ एक साथ समाया हुआ है। विक्रम को यह भी समझ में आने लगा कि रहस्य का अर्थ अब अज्ञान नहीं रहा। यह उस अवस्था का नाम बन गया था जहाँ जानने और न जानने के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। नहीं थी, यह स्वाभाविक था, जैसे सांझ के समय रंगों का मिल जाना। बेताल के प्रश्न अब किसी उत्तर की मांग नहीं करते थे। वे केवल यह दिखाते थे कि मन किन दिशाओं में जा सकता है। यह दिखाना किसी निर्देश की तरह नहीं था, बल्कि एक संभावना की तरह था। विक्रम के भीतर जो भी उभरता वह बिना रोक के उभरता और फिर अपने आप शांत हो जाता। इस आने जाने में कोई संघर्ष नहीं था। यह प्रवाह बहुत धीमा था, लेकिन लगातार था। रहस्य की यह गहराई किसी एक क्षण में नहीं खुली। यह धीरे धीरे फैलती रही, जैसे वृक्ष की जड़ें समय के साथ धरती में फैलती हैं। हर प्रश्न एक नई जड़ की तरह था, जो गहराई में जाकर स्थिर होती जाती थी। बेताल की आवाज़ अब बाहरी ध्वनि नहीं लगती थी, वह उस गहराई की भाषा बन चुकी थी। इस भाषा में कोई आदेश नहीं था, कोई आग्रह नहीं था, बस उपस्थिति थी। विक्रम ने अनुभव किया कि अब प्रश्नों का बोझ भी बदल चुका है। वह बोझ अब दबाव नहीं था, वह बोझ उस गहराई का संकेत था जिसमें उतरना सहज हो गया था। रहस्य अब डराने वाला नहीं रहा, वह तो उस शांति का विस्तार बन गया था जिसमें हर चीज़ अपने स्थान पर सही लगती है। इस गहराई में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई अंत की घोषणा नहीं थी। यह अध्याय किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, क्योंकि यहाँ निष्कर्ष की आवश्यकता ही नहीं थी। रहस्य की गहराई स्वयं में पूर्ण थी और उसी पूर्णता में यह प्रवाह बिना रुके आगे बढ़ता रहा। मौन का निर्णय किसी अचानक आए विचार की तरह नहीं था, बल्कि बहुत समय से भीतर बन रही एक स्थिति का स्वाभाविक परिणाम था। बेताल के प्रश्नों की गहराई, उनके बीच फैले लंबे ठहराव और उस स्थान की स्थिरता ने मिलकर विक्रम के भीतर यह स्पष्ट कर दिया था कि अब शब्दों की आवश्यकता नहीं रह गई है। जहाँ पहले विचार उत्तर की ओर बढ़ते थे, वहाँ अब वे स्वयं में ठहरने लगे थे। उसी ठहराव में विक्रम ने कुछ भी कहने से स्वयं को अलग कर लिया। यह अलगाव किसी संकल्प की तरह कठोर नहीं था, बल्कि किसी पत्ते के अपने आप शाखा से अलग होने जैसा था, जिसमें ना संघर्ष होता है ना पीड़ा। शब्द भीतर थे,
लेकिन वे बाहर आने की मांग नहीं कर रहे थे। इस मौन में ना कोई दबाव था, न कोई अपेक्षा। बेताल ने भी इस परिवर्तन को बिना किसी प्रतिक्रिया के स्वीकार किया। उसका स्वर, जो अब तक प्रश्नों के रूप में उपस्थित था, उसी शांति में विलीन हो गया, जैसे वह मौन का ही एक रूप रहा हो। पेड़ के पास का वातावरण और भी स्थिर हो गया, पर यह स्थिरता जड़ नहीं थी। उसमें एक गहरी कोमलता थी, जो हर वस्तु को अपने भीतर समेटे हुए थी। आकृति अब केवल आकृति नहीं रही, वह उस मौन की प्रतीक बन गई थी, जो न जीवन का विरोध करती थी, न मृत्यु का समर्थन, बस अस्तित्व को वैसा ही रहने देती थी जैसा वह है। विक्रम के भीतर जो द्वंद्व कभी रहा था, वह अब स्पष्ट रूप से अनुपस्थित था। सही और गलत, आगे और पीछे, कहना और ना कहना, ये सब भेद अपनी धार खो चुके थे। मौन में कोई पक्ष नहीं होता, और यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। यही मौन किसी उत्तर से उपजा नहीं था, बल्कि उस समझ से उपजा था कि हर प्रश्न को थामे रखना ही पर्याप्त है। बेताल की चुप्पी इस बात का संकेत थी कि यही वह बिंदु था जिसकी ओर यह यात्रा धीरे धीरे बढ़ रही थी। किसी ने भी इस चुप्पी को तोड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तोड़ने जैसा कुछ था ही नहीं। यह चुप्पी स्वयं में पूर्ण थी। समय यहाँ किसी रेखा की तरह नहीं बह रहा था, बल्कि एक विस्तृत क्षेत्र की तरह फैल गया था, जिसमें हर क्षण को समान महत्व प्राप्त था। विक्रम ने अनुभव किया कि इस मौन में ना स्मृतियाँ बाधा बनती हैं, ना भविष्य कोई खिंचाव पैदा करता है। सब कुछ एक ही स्तर पर आकर ठहर जाता है। यह ठहराव किसी थकान का परिणाम नहीं था, बल्कि एक गहरी स्वीकृति का रूप था। उस स्वीकृति में कोई जीत नहीं थी, क्योंकि जीत के लिए संघर्ष आवश्यक होता है, और यहाँ संघर्ष समाप्त हो चुका था। हार भी नहीं थी, क्योंकि हार के लिए अपेक्षा टूटनी चाहिए, और यहाँ कोई अपेक्षा शेष नहीं थी। केवल शांति थी, जो बिना घोषणा के उपस्थित थी। बेताल का मौन इस शांति को और गहरा करता गया। ऐसा लगा जैसे प्रश्नों का उद्देश्य अब पूरा हो चुका है, और अब उनकी उपस्थिति भी अनावश्यक हो गई है। धरती और आकृति सब इस मौन में समान रूप से सहभागी थे। कोई भी तत्व अलग नहीं लग रहा था। यह एक ऐसी अवस्था थी जहाँ भेद अपने आप मिट जाते हैं। विक्रम के भीतर भी यह अवस्था उतर चुकी थी। पहले जो अकेलापन कभी महसूस होता था, वह अब इस मौन में पूरी तरह घुल चुका था। अब अकेलापन और साथ होने का अंतर भी अर्थहीन हो गया था। यहाँ केवल उपस्थिति थी, बिना किसी नाम के। इस मौन में कोई कहानी आगे नहीं बढ़ रही थी, फिर भी कहानी समाप्त भी नहीं हो रही थी। यह वही बिंदु था जहाँ गति और ठहराव एक हो जाते हैं। मौन का वचन किसी शब्द में नहीं कहा गया था, ना किसी संकेत में व्यक्त हुआ था। वह केवल एक आंतरिक स्थिति थी, जो अपने आप स्थिर हो गई थी। बेताल की उपस्थिति अब किसी अलग सत्ता की तरह नहीं रही। वह उसी मौन का विस्तार बन गया था, जैसे प्रश्न पहले उसी मौन से निकलते थे और अब उसी में वापस लौट आए हों। विक्रम ने यह नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, क्योंकि आगे की धारणा ही इस अवस्था में अप्रासंगिक हो गई थी। यहाँ कोई अगला कदम नहीं था, कोई अंतिम लक्ष्य नहीं था। सब कुछ यहीं इसी क्षण में अपने आप में पूर्ण था। इस मौन में न कोई कथा तेज होती है, न कोई मोड़ आता है। यह मौन स्वयं कथा का सबसे गहरा बिंदु बन गया था। शांति यहाँ किसी निष्कर्ष की तरह नहीं थी, बल्कि किसी स्थायी आधार की तरह थी, जिस पर आगे का प्रवाह बिना शोर के टिका रह सकता था। विक्रम के भीतर अब किसी बात को सिद्ध करने की इच्छा नहीं थी, ना किसी को समझाने की आवश्यकता। मौन का यह वचन किसी त्याग की तरह नहीं था, बल्कि एक सहज चयन की तरह था, जिसमें कुछ छोड़ा नहीं गया, बस वही रखा गया जो आवश्यक था। इस अवस्था में बेताल और विक्रम के बीच कोई संवाद शेष नहीं रहा। फिर भी दूरी नहीं थी, यह निकटता शब्दों से परे थी। पेड़ के पास फैली यह शांति किसी क्षणिक अनुभव की तरह नहीं थी, बल्कि ऐसी अवस्था की तरह थी जिसमें समय स्वयं को स्थिर कर लेता है। मौन ने यहाँ किसी रिक्तता को जन्म नहीं दिया, बल्कि उस रिक्तता को भरा जो प्रश्नों और उत्तरों के बीच बनी रहती है। यही मौन का वचन था, बिना बोली लिया गया, बिना सुनाए निभाया गया, और उसी में यह अध्याय
बिना किसी घोषणा के, बिना किसी समाप्ति के अपने आप स्थिर हो गया। पेड़ के पास फैली वह स्थिरता अब किसी क्षणिक अवस्था की तरह नहीं रही थी, बल्कि पूरे जंगल में घुल चुकी थी। वही जंगल, वही पगडंडियाँ, वही धरती और वही हवा, सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। फिर भी सब कुछ अलग लग रहा था। विक्रम वहाँ खड़ा था बिना किसी हलचल के, और उसके भीतर भी वैसी ही स्थिरता उतर चुकी थी। यह परिवर्तन किसी बाहरी चिन्ह से प्रकट नहीं होता था। ना चाल बदली थी, ना दृष्टि में कोई विशेष तेजी आई थी। अंतर केवल इतना था कि अब भीतर कोई प्रश्न बेचैनी पैदा नहीं कर रहा था। बेताल की आवाज़ अब वहाँ नहीं थी। वह स्वर जो पहले विचारों को छूता था, अब मौन में विलीन हो चुका था। फिर भी वह पूरी तरह अनुपस्थित नहीं लगा। उसके प्रश्न, उनके बीच के ठहराव और उनसे उपजी गहराई अब विक्रम के मन में हल्की सी गूंज की तरह मौजूद थे। जैसे कोई स्वर दूर जाकर भी अपना प्रभाव छोड़ जाता है। जंगल की हवा बिना किसी उद्देश्य के चल रही थी। पत्तियां कभी हिलती, कभी स्थिर हो जाती, और इस क्रम में कोई संकेत नहीं था, कोई संदेश नहीं था, बस अस्तित्व था। विक्रम ने अनुभव किया कि अब उसे किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। यह यात्रा किसी परिणाम के लिए नहीं थी। यह तो एक विलय की प्रक्रिया थी, जिसमें अलगाव धीरे धीरे समाप्त होता है। पेड़ अब किसी प्रतीक की तरह नहीं लगा। वह केवल पेड़ था, अपने स्थान पर स्थिर, अपने समय में पूर्ण। आकृति जो पहले ध्यान का केंद्र थी, अब दृश्य का हिस्सा भर रह गई थी। बिना किसी आग्रह के, बिना किसी भार के, बेताल की उपस्थिति ने जिस गहराई को खोला था, वह अब बाहरी सहारे की मोहताज नहीं रही। वह गहराई भीतर स्थिर हो चुकी थी। विक्रम के भीतर विचार आते रहे, लेकिन वे अब रुकते नहीं थे। वे आते और चले जाते बिना कोई निशान छोड़े। जैसे जल की सतह पर उठी लहरें अपने आप शांत हो जाती हैं, इस अवस्था में कोई कथा आगे नहीं बढ़ रही थी, फिर भी प्रवाह समाप्त नहीं हुआ था। यह वही बिंदु था जहाँ गति और ठहराव एक दूसरे में घुल जाते हैं। बाहर की दुनिया अभी मौजूद थी। गांव, लोग, सिपियोली, समय और जीवन की सामान्य धारा, लेकिन उनका दबाव यहाँ तक नहीं पहुँच रहा था। यह दूरी किसी त्याग से नहीं बनी थी, बल्कि समझ से बनी थी। समझ इस बात की कि हर अनुभव को पकड़े रखना आवश्यक नहीं होता। कुछ अनुभव अपने आप भीतर बस जाते हैं और फिर मौन में बदल जाते हैं। यही मौन अब विक्रम के भीतर फैल चुका था। यह मौन किसी खालीपन की तरह नहीं था, बल्कि एक भरे हुए विस्तार की तरह था, जिसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। जंगल का सन्नाटा अब केवल बाहरी नहीं रहा, वह भीतर भी उतर आया था। बिना किसी टकराव के बेताल के प्रश्न अब प्रश्न नहीं रहे थे। वे एक स्मृति की तरह हो गए थे, जो कभी कभी हल्के से उभरती है और फिर स्वयं शांत हो जाती है। इस शांतता में कोई अंत का भाव नहीं था। यह किसी कहानी के समाप्त होने जैसा नहीं लगा। यह तो एक ऐसे ठहराव की तरह था जहाँ सब कुछ अपने सही स्थान पर आकर रुक जाता है। रात भी वही थी जैसी हमेशा रहती है, ना अधिक गहरी, ना अधिक हल्की। फर्क केवल इतना था कि अब उस रात में कोई खोज शेष नहीं थी। खोज का स्थान स्वीकार ने ले लिया था। विक्रम ने ना आगे बढ़ने की जल्दी की, ना लौटने की आवश्यकता महसूस की। वह वहीं रहा, उसी सन्नाटे में जहाँ कुछ भी घटित नहीं हो रहा था, फिर भी सब कुछ पूर्ण था। यह सन्नाटे में विलय था, जिसमें ना कोई आवाज़ बची, ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर, केवल एक शांत निरंतरता थी जो बिना किसी घोषणा के, बिना किसी समाप्ति के अपने आप स्थिर हो गई।